राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड दैट ही इज़ माय फादर। शौर ने घर आते ही एक बार फिर सबको अपने अपने सामने इकट्ठा किया। शौर ने सबके सामने एक एक बॉक्स रख दिया। वो सभी उस बॉक्स को हैरानी से देख रही थी। सबके मन में यही सवाल था, आखिर इस बॉक्स में क्या है। तभी शौर ने उन्हें बॉक्स खोलने का इशारा किया। सबने एक एक बॉक्स उठा लिया और उसे खोलने लगी। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, अंदर रखे सामान को देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गई। ये तो गन है, दुआ ने डरते हुए कहा। इनमें तो गन है भाई। पायल और महिरा की भी सेम हालत थी। हाँ, ये गन है और अब से ये तुम लोगों के पास रहेगी, शौर ने कहा। पर जीजू, हमें गन चलानी नहीं आती, चित्रा और आयशा ने एक साथ कहा। नहीं आती तो सीखो, पर अब से तुम लोग इसे अपने साथ ही रखोगे, शौर ने ऑर्डर देते हुए कहा। तो सब ने सर हिला दिया। वो अपनी बात पूरी कर अंदर चला गया। तो वो सभी वहीं खड़ी अपनी अपनी गन देखने लगी। क्या ये असली है? भाभी, आपको क्या लगता है भाई नकली गन देकर हमसे मजाक करेंगे? पायल दुआ को बातों पर बोली। दुआ ने धीरे से सर हिला दिया और शौर्य चेंज करने के बाद स्टडी रूम में आ गया, जहाँ सब पहले से उसका इंतज़ार कर रहे थे। शौर्य के आते ही सभी खड़े हो गए। कुछ पता चला? शौर्य बैठते हुए बोला। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है। अनमय लैपटॉप की स्क्रीन शौर्य के सामने करते हुए बोला। लैपटॉप की स्क्रीन पर रोनी की फ़ोटो थी, पर रोनी फ़ोटो में अकेले नहीं था, उसके साथ रिद्धि वालिया भी थी। रिद्धि को देखते ही शौर्य की भौहें तन गई। तू भी यही सोच रहा है ना, रिद्धि वालिया का रोनी से क्या कनेक्शन? अभय शौर्य को देखते हुए बोला। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और एक टक स्क्रीन को देखता रहा। तभी राज ने कहा, अनुराग के जेल जाने के बाद अचानक ही दोनों माँ बेटी गायब हो गई थी और अब अचानक से वापस आ गए, पर अब दोनों के साथ रोनी है। राज की बात को पूरी करते हुए विशाल बोला। और हम सबको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि दोनों में कनेक्शन क्या है। अगर इनका सच जानना है तो हमें दो ही लोग बता सकते हैं, और वो दो लोग रिद्धि या रोनी के दोस्त हैं जो हमेशा उसके साथ साई की तरह रहते हैं। अभय ने बात पूरी करते हुए कहा। जो करना है करो, पर कल तक मुझे जानना है इन दोनों में क्या कनेक्शन है। चारों ने उसकी बात सर हिला दिया। सिम्बा शॉवर लेकर आया तो उसने फ़ोन की रिंग सुनी तो काफ़ी देर से बज रही थी। रिंग सुनकर सिम्बा ने तुरंत फ़ोन रिसीव कर कान पर लगाया। फ़ोन उसके आदमी का था, जिसे सिम्बा ने अपने पिता के बारे में पता करने के लिए कहा था। कॉल रिसीव करते ही सिम्बा बोला, उसके बारे में कुछ पता चला? दूसरी तरफ से उसके आदमी ने कुछ कहा तो उसकी बात सुनकर सिम्बा के चेहरे के भाव बदल गए और उसने फ़ोन कट कर कान से हटाते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो वहीं बेड पर बैठ गया और टेबल पर पड़े स्केच को उठाकर देखने लगा। कहाँ हैं आप? कहाँ ढूंढूं मैं आपको? प्लीज़ अब तो मिल जाइए। इतने सालों से आप मुझसे दूर हैं, पर अब मैं आपसे और दूर नहीं रह सकता डैड। बोलते हुए सिम्बा ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वो कुछ देर ऐसे ही बैठा सोचता रहा, फिर उसके टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और जग से पानी लेने लगा, पर पानी का जग खाली था। सिम्बा ने पानी का जग उठाया और रूम से निकल गया। वो किचन ही की तरफ जा ही रहा था कि पानी के लिए, पर उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया और वो सामने से आ रही राखी से टकरा गया। राखी के हाथ में भी पानी का जग था। टकराने से थोड़ा सा पानी बाहर आ गया था। वो उस पर स्लिप होकर गिरती उससे पहले सिम्बा ने उसे बचा लिया। तुम ठीक हो राखी? सिम्बा ने उसे सही से खड़ा करते हुए कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ भाई, आपको कहीं लगी तो नहीं? राखी ने पूछा तो सिम्बा ने सर हिला दिया। वो जाने लगी, तभी सिम्बा ने उसे रोकते हुए पूछा, राखी, तुमने कहा था तुमने उस अंकल को कहीं देखा है, तुम्हें याद आया तुमने कहाँ देखा था उन्हें? उसके बोलते ही राखी जल्दी से बोली, हाँ भाई सॉरी, वो मैं बताना भूल गई आपको, पर जैसे ही मुझे याद आया मैंने आपको कॉल भी किया था, पर आपका फ़ोन ही नहीं लगा, तो अभी बोल ही रही थी कि तभी सिम्बा ने बात बदलते हुए कहा, राखी, तुमने उन्हें कहाँ देखा, मुझे बताओ जल्दी। भाई, वो मैंने उन्हें दुआ और शौर्य की शादी में देखा था। राखी के बोलने ही सिम्बा को याद आया, पहली बार उसने भी उनकी झलक बैंक्वेट हॉल में ही देखी थी। सिम्बा भी ये सोच ही रहा था कि तभी राखी ने कहा, वो शादी की वीडियो में भी आप चाहें तो देख सकते हैं। शादी की वीडियो? सिम्बा ने हैरानी से कहा।
हाँ अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इतना बोलकर राखी सिम्बा को अपने साथ लिविंग रूम में ले आई और टीवी ऑन कर शादी की वीडियो चला दी। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद सिम्बा ने भी वो चेहरा दिखा जिसे देखने के लिए वो कब से तड़प रहा था। उसके चेहरे पे खुशी आ गई और आंखों में चमक। वो हैरानी से खुशी के मिले जुले भाव से स्क्रीन पर हाथ घुमाई देख रहा था। क्या तुम जानती हो ये कौन है? सिम्बा ने टीवी स्क्रीन देखते हुए राखी के सवाल किया तो राखी ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। दुआ, पायल, आयशा, चित्रा कोई नहीं जानते इन्हें। फिर ये शादी में आए किसकी तरफ से? राखी की बात पर सिम्बा सोचने लगा। तभी राखी ने फिर से कहा, आई थिंक आपको शौर्य या राज भाई से बात करनी चाहिए। शायद वो जानते हो इनके बारे में कुछ। तुमने सही कहा राखी, मैं कल ही इसके बारे में बात करता हूँ। सिम्बा राखी की बात पर बोला। कुछ समय बाद जब मध्य रात्रि में महिरा की आंख खोली तो उसकी आंखों के सामने मीरा का चेहरा था। मीरा को देखकर उसकी भौहें तन गई और वो गुस्से से बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तुझे देखने आई थी बेटा, मीरा ने कहा तो उसकी बात पर महिरा चिल्लाते बोली, आप मेरी माँ नहीं है तो इसलिए ये झूठ मूठ के दिखावे कर ये जताने की कोशिश मत करना कि आपको मेरी परवाह है। मिस मीरा सिंह रायज़ादा, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं जानती हूँ ये सब सिर्फ आपका नाटक है, नाटक। महिरा गुस्से से बोले जा रही थी। उसके शब्द मीरा के दिल को तीर की तरह चुभ रहे थे। मीरा की आंखों में आंसू भर आए और वो अपने आंसू पोंछते हुए चली गई। महिरा ने अपने जाने के बाद गहरी सांस ली और टेबल पर रखे पानी का ग्लास उठाकर एक सांस में ही पानी का पूरा ग्लास खाली कर दिया। वो बालकनी में आई दोनों हाथ बांधकर खड़ी चांद को देखने लगी। उसकी आंखों में भी अभी कुछ बूंद आंसू ही लुढ़क कर उसके गालों पर आ गई, जिसे महिरा ने धीरे से अपने एक हाथ से पोंछ लिया। रात के 2 बज रहे थे और अभय अभी तक लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगली चलने से टक टक की आवाज़ सुनकर राखी की आंखें खुल गईं। उसके टाइम देखा और उठकर अभय के पास आकर उसके बगल में बैठ गई। अभय ने बिना उसकी तरफ देखे वो बोला, तुम सोई नहीं? आप अभी तक काम कर रहे हैं? रात के 2 बज रहे हैं। अभय जी अब तो सो जाइए। उसकी बात पर अभय ने एक एश ट्रे में सिगरेट उठाई और उसके कश लेते बोला, बस थोड़ा सा काम बचा है, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा। राखी को अभय की बाहों में सोने की आदत हो गई थी, इसलिए उसे अब नींद अभय की बाहों में ही आती थी। उसने अभय की बात पर मुंह बना लिया और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही है, राखी अभय की बाह को पकड़ते हुए बोली। अच्छा, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा और अभी भी उनकी नज़रें लैपटॉप पर स्क्रीन पर थीं। हाँ प्लीज़ अब चलकर सोते हैं ना, राखी ने मुंह बनाकर कहा। अभय की मुस्कान उसकी बातें सुनकर गहरी हो गई और उसने कहा, बस 2 मिनट हो गए। इस पर राखी ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और उसकी बाह पकड़े उसके कंधे पर सर रखकर बैठ गई। जब 10 मिनट बाद अभय ने शट डाउन कर तिरछी नज़रों से कंधे पर सर रखकर बैठी राखी को देखा तो वो उसके कंधे पर सर रखे हुए ही सो चुकी थी। राखी को सोता देखकर अभय धीरे से मुस्कुरा दिया और उसके हाथ से अपनी बाह छुड़ाने लगा। उसने फूल की तरह संभाल कर राखी को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर सुलाते हुए खुद भी उसके बगल में लेट गया। उसके लेटते ही राखी ने अपना चेहरा अभय के सीने में घुसा लिया। अभय ने भी उस छोटी सी बच्ची की तरह अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। कल की सुबह अलग होने वाली थी। कुछ बनते रिश्ते के साथ कुछ गलत भी होने की आशंका थी, जिसे अभी सभी अनजान थे। एज़ यूजुअल शौर्य ब्रेकफास्ट करने के बाद स्टडी में गया, जहाँ सभी उसका वेट कर रहे थे। शौर्य ने चारों की शक्लें देखी तो उसे उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी की चमक दिख रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो शौर्य का दिया काम सबने टाइम से पहले ही फिनिश कर दिया हो। शौर्य ने चारों को देखा और भौहें उचकाई तो अनमय उसका जवाब देते हुए बोला, तुझे जो चाहिए था उसे हम ले आए। कहाँ रखा उसे? शौर्य के पूछने पर विशाल बोला, यहीं कॉटेज में। उसके बोलते ही शौर्य जाने लगा। तभी सिम्बा उनके सामने आ गया। शौर्य ने सवालिया नज़रों से सिम्बा को देखा और सिम्बा से कहा, मुझे आप सबसे कुछ जानना है। उसकी बात पर सभी उसे देखने लगे। शौर्य ने सिर हिलाकर बोलने का इशारा किया तो सिम्बा अपना फ़ोन निकालते हुए उसमें एक फ़ोटो निकाली जो उसने कल रात शौर्य की शादी की वीडियो देखते टाइम क्लिक की थी।
सिम्बा ने उस फोटो को दिखाते हुए शौर्य से पूछा, क्या आप इन्हें जानते हैं? शौर्य ने उसकी बातें सुनकर अपनी नज़रें फ़ोन पर की तो उसकी भौहें तन गई। शौर्य के पास ही वो चारों भी आकर खड़े हो गए। फोटो देखकर शौर्य के साथ उनकी आंखें भी सिकुड़ गईं। सिम्बा उन्हें कैसे जानता है और क्यों इनके बारे में पूछ रहा है? पांचों के मन में यही सवाल था। शौर्य ने सिम्बा को देखते हुए कहा, तुम इन्हें कैसे जानते हो? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? सिम्बा ने उनकी बात पर गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, ये कई साल पहले मुझसे दूर हो गए थे, पर कुछ महीने पहले ही मैंने इन्हें देखा। पहले तो मुझे लगा कि मेरी आंखों का धोखा है, मेरे मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते, पर कुछ दिनों पहले ही मैंने इन्हें दोबारा देखा तो मुझे भरोसा हो गया वो मेरी नज़रों का धोखा नहीं था। ये मेरे पिता हैं शौर्य सर। जैसे ही सिम्बा ने कहा, चारों चौंकते हुए एक साथ बोले, क्या? कौन है वो आदमी जिसे देखकर सभी चौंक गए? क्या शौर्य उस आदमी को जानता है? शौर्य के कहने पर चारों किसको उठाकर लेकर आए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। शौर्य और सिम्बा का सच से सामना। ये कई साल पहले मुझसे दूर हो गए थे और ये मेरे पिता हैं। और सब चौंक कर बोले, क्या? चारों को ऐसे रिएक्ट देखकर सिम्बा ने सवालिया नज़रों से चारों को देखा। उन्हें देखकर बोला, क्या आप सब इन्हें जानते हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं हम इन्हें, राज ने सिम्बा को देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ टोन से भरी थी। सिम्बा ने कुछ ठीक नहीं लगा तो उसने अभय की तरफ देख कहा, आप बता सकते हैं ये मुझे कहाँ मिलेंगे? अनमे ने बस सर हिला दिया। सिम्बा की नज़र शौर्य से मिली तो उसकी आंखों में उसे कुछ अलग दिखा, जिसे महसूस कर सिम्बा को अच्छा नहीं लगा। शौर्य बिना कुछ कहे चला गया। उसके पीछे पीछे राज, अभय, विशाल सभी सिम्बा को एक नज़र देखते हुए चले गए। अनमे सिम्बा के पास आया, उसको देखते हुए बोला, मेरे साथ चलो। सिम्बा उसके साथ चला गया। इधर शौर्य, राज, अभय, विशाल चारों कॉटेज में आ गए। उनके सामने एक आदमी चेयर से बंधा हुआ था। उसका मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था। शौर्य के इशारे पर अभय ने उसके मुंह पर से वो कपड़ा हटा दिया। वो आदमी गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जब उसकी सांसें नॉर्मल हुई तो उसने सामने देखा। चारों को देखकर वो गुस्से से बोला, ओह, तुम लोगों ने मेरा किडनैप किया है। कल रात जब विष्णु क्लब से निकल रहा था तभी अभय और विशाल ने विष्णु को अगवा कर लिया। रोनी के बारे में उन्हें जो जानना था वो उसे उसके दोस्तों से ही पता चलता, इसलिए उन्होंने तीनों पर नज़र रखी और विष्णु उनके हाथ लग गया। खुद का इतना स्पेशल मत समझ विष्णु, विशाल हंसते हुए बोला तो विष्णु से घूरने लगा। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? अभय ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा। तुम लोगों को क्या लगता है मुझसे सच निकलवा लोगे? नहीं शौर्य, तुम मुझे मार भी क्यों ना डाल, मैं रोनी के अगेंस्ट एक शब्द नहीं कहूँगा तुझसे। विष्णु की बात सुनकर शौर्य राज से कहा, जब इसने तय कर ही लिया है कि ये हमें कुछ नहीं बताएगा तो इसे जिंदा रखने का क्या फ़ायदा? इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। शौर्य अपनी बात पूरी कर पलट कर जाने लगा। राज ने शौर्य के बोलते ही उस पर गन पॉइंट कर दी। विष्णु शौर्य की बात सुनकर डर गया और राज के गन पॉइंट करते उसका गला सूखने लगा। राज ने टिगर पर उंगली रखकर प्रेस करना को हुआ ही तभी विष्णु आंखें बंद कर जल्दी से बोलता, बताता हूँ। उसकी बात सुनकर तीनों हंसने लगे। शौर्य भी रुक गया और उसने पलट कर देखते हुए होठों पर तिरछी कर धीरे से मुस्कुरा दिया। राज ने विष्णु को देखते हुए टिगर प्रेस कर दिया। विष्णु ने एक बार फिर डर से अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब उसे एहसास हुआ कि उसमें गोली नहीं लगी तो उसने अपनी आंखें खोली और राज को घूरने लगा। अभी सिर्फ तुझे डरने के लिए ट्रेलर दिखाया है, जल्दी से बकना शुरू कर, नेक्स्ट टाइम खाली नहीं बुलेट भरकर शूट करूँगा। राज की बात खत्म करने के बाद विशाल ने विष्णु के सामने उसी फोटोग्राफ को रख दिया जिसमें रोनी और रिद्धि साथ थे। फोटो देख विष्णु की भौहें तन गई। अभय उसके बदले एक्सप्रेशन को देखते हुए बोला, इन दोनों का रिलेशन क्या है बता? रोनी रिद्धि को कैसे जानता है? उसने पूछने पर विष्णु ने सामने देखा शौर्य उसे ही घूर रहा था। रोनी को शौर्य से डरते हुए बोला, रिद्धि रोनी की सिस्टर है। उसके ये बोलते ही चारों चौंक गए। चारों ने एक दूसरे को देखा और विशाल ने विष्णु का कॉलर पकड़ कहा, तूने जो कहा वो सच है? विष्णु सर हिलाते हुए कहा,
पहले तो हमें भी तुम लोगों की तरह नहीं यही लगता था कि रोनी अनाथ है, पर ऐसा था नहीं। हमें बाद में चला रोनी के डैड है और वो बहुत डेंजरस है, और अब इंडिया आने के बाद पता चला कि उसकी कज़न सिस्टर भी और आंटी भी। उसकी बात पूरी होती अभय ने उसके मुंह पर पंच मार दिया। शौर्य तेज कदमों से वहाँ से निकल गया। उसके पीछे वो चारों भी निकल गए। दूसरी तरफ अनमय सिम्बा को एक लोकल एरिया में आया हुआ था। अनमय गाड़ी से निकलकर टेक लगाकर दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया। सिम्बा भी उसके बगल खड़ा होते बोला, वो कहाँ है? सिम्बा के पूछने पर अनमय ने सामने देखने का इशारा किया। सिम्बा ने सामने देखा तो एक आदमी जिसकी उम्र वही 55 से 60 वर्ष होगी, वो सामने से अनमय की तरफ ही चला रहा था। सिम्बा उसे देखते हुए खुश हो गया। उसने सामने उसका पिता जिंदा खड़ा था, जिसे आज तक वो मरा हुआ समझ रहा था। उसके चेहरे पे हैरानी, खुशी और दुख के मिले जुले भाव आ गए। वो आदमी अनमय के पास आकर बोला, तुम यहाँ शौर्य को कुछ काम था तो मुझे बुला लेते। तो अभी बोल ही रहा था कि तभी सिम्बा उसके गले लग गया। वो आदमी भी हैरान हुआ, उसे अलग ही फीलिंग्स आने लगी। उसे सिम्बा से गले लगकर अपनेपन का एहसास हो रहा था। अनमय दोनों को देखकर मन ही मन खुद से बोला, किसी ने सच ही कहा है, ये दुनिया गोल भी है और छोटी भी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा सिम्बा तुम्हारा पिता निरंजन वर्मा निकलेगा। ओ शिट, तुम्हारा पिता निरंजन वर्मा निकलेगा। ये सच था। सिम्बा जिसके गले लगकर खड़ा था वो कोई और नहीं, निरंजन वर्मा था। सिम्बा निरंजन से अलग होकर उसे देखते हुए बोला, आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? आपको कहाँ कहीं नहीं ढूंढा हमने। निरंजन अभी भी सिम्बा को ही हैरानी से देख रहा था। उसने सिम्बा से सवालिया नज़रों को देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? आप मुझे भूल गए पापा? सिम्बा ने भराए गले से कहा तो उसके मुंह से पापा वर्ड सुनकर निरंजन का चेहरा खिल उठा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। समीर? निरंजन सिम्बा ने गाल पर हाथ रखते हुए बोला। सिम्बा ने दोनों हाथों को उसके हाथ थाम लिया और धीरे से सर हिला दिया। तभी निरंजन उसके गले लग गया। सिम्बा ने भी उसे कसकर गले लगाते हुए वो उसके अलग हुआ तो उसने अपनी पत्नी और बेटी के बारे में पूछा। सिम्बा ने उसे अपने समीर से सिम्बा बनने तक की पूरी कहानी सुनाई। अनमय भी खड़ा उसकी बातें सुन रहा था और उसने सिम्बा की बात सुनकर मन ही मन खुद से कहा, एक कमीने अनुराग वालिया ने सबकी जिंदगी तबाह कर दी। शौर्य, दुआ, शांतनु और अब सिम्बा, ना जाने कितने ही घर उस कमीने अनुराग वाले ने उजाड़ दिए। समझ नहीं आता आखिर ये सब उसने अकेले कैसे किया होगा। इतनी प्लानिंग और इतना कुछ, क्या सच में उसने अकेले ही ये सब कुछ किया है? अनमय अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ जेल में 6 फीट की हाइट, नी लेंथ ब्लैक कलर का ओवरकोट पहने एक शख्स जिसका चेहरा काले रंग के मास्क से ढका था। उसके पैरों पर ब्लैक कलर के बूट्स थे जिससे अभी टप टप की आवाज़ आ रही थी। उस शख्स ने अपने सर पर ब्लैक कलर का राउंड शेप वाला हैट पहना हुआ था और वो लंबे लंबे कदमों से जेल के कॉरिडोर में चल रहा था। इधर शौर्य तीनों के साथ ऑफिस आ गया था। वो चारों अभी शौर्य के केबिन में थे और रीमा वर्मा की वीडियो देख रहे थे जिसमें अनुराग ने शांतनु के पिता के साथ मिलकर और एक शख्स के साथ मिलकर रीमा का मर्डर किया था। शौर्य वीडियो पोस्ट कर उस ब्लैक ओवर लेंथ कोट पहने शख्स को देखकर बोला, हमें समझ नहीं आ रहा था ना ये तीसरा शख्स कौन है। ही इज़ रोनी फादर। शौर्य लैपटॉप की स्क्रीन पर उसे ब्लैक कपड़े पहने शख्स को देखते हुए बोला। उसके ये बोलते ही तीनों उसे चौंक कर देखने लगे। इधर जेल में उस शख्स के कदम अनुराग के जेल के सामने आकर रुके। उसे देखकर अनुराग तुरंत उठकर उसके पास आया और दोनों हाथों से सलाखों को भर अपने सामने खड़े शख्स को देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनुराग के पूछने पर उस शख्स ने कहा, तेरी याद आ रही थी इसलिए तुझे देखने आ गया। उसकी बात पर अनुराग शैतान की तरह हंसा और हंसते हुए बोला, मेरी याद आ रही थी, मुझे देखने ही था तो आईने के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देख लेते, या आने की क्या ज़रूरत थी। अनुराग की बात पर उस शख्स के चेहरे से अपना
मास्क उतारा। उसका चेहरा बिल्कुल अनुराग जैसा था। ऐसा लग रहा था ये दोनों एक दूसरे के जेरोक्स कॉपी हों। ये क्या कह रहे हो भाई? तुमने मास्क क्यों हटाया? तुम जल्दी से अपना चेहरा ढको वरना कोई तुम्हें देख लेगा। अनुराग की इस बात पर उस आदमी ने कहा, तो फिक्र मत कर छोटे, यहाँ सब मेरे आदमी हैं। यहाँ की एक भी बात बाहर नहीं जाएगी और तुझे भी बहुत मैं इस पिंजरे से आज़ाद करवाऊंगा, पर इससे पहले उस सपोले का सर कुचल लूँगा जिसे 20 साल पहले बच्चा समझकर छोड़ दिया था। ये है अनुराग के बड़े भाई अनिकेत वालिया। अनिकेत अनुराग से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस अनुराग के 10 मिनट पहले इस दुनिया में आया था और दोनों जुड़वा भाई थे जिसका पता बहुत कम लोगों को है। उसके जुड़वा होने का सच बहुत कम लोग ही जानते हैं। अनिकेत शुरू से ही चुप कर अपनी ज़िंदगी जीता आया था ताकि अनुराग खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सके। अनिकेत को लोगों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें से उसका एक नाम साहेब भी था। रंगगली का साहेब अनिकेत वालिया ही था। उसकी असली पहचानें जानने वाले लोगों को वो ऊपर पहुंचा देता था, जैसे उसने शांतनु के डैड को पहुंचा दिया था। उसे भी दोनों भाइयों की असलियत जान ली थी। दोनों का साथ देते हुए भी उसने अनुराग को सच सबको बताने की धमकी दी थी, इसलिए अनिकेत ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अनुराग का चेहरा सबसे सामने था, पर उसके पीछे सारे कारनामा का अंजाम अनिकेत ही देता था। दरअसल अनिकेत अपने छोटे भाई अनुराग से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसकी खुशी के लिए वो सब करता था जो भी अनुराग उसे करने के लिए कहता था। ऑफिस में शौर ने जो कुछ भी अब तक जाना था उसे सारी कड़ियों को जोड़ते हुए अपने दिमाग में एक कहानी बुनी और उस कहानी में सुनते ही तीनों ने कहा, इस वीडियो में दिख रहा तीसरा शख्स रोनी के डेड होने के साथ साथ अनुराग वालिया का भाई भी है। अभी शौर्य बोल ही रहा था कि तभी उसकी बात काट कर अभय बोला, पर तू ये बात इतना यकीन से कैसे कर सकता है? राज ने भी उसकी साथ देते हुए कहा, हाँ शौर्य, ये कैसे हो सकता है? अनुराग का कोई भाई भी है? हो सकता है, विशाल ने सोचते हुए कहा। तीनों को देखते हुए आगे बोला, तुम लोगों को याद है अनुराग ने जेल जाने से पहले क्या कहा था? उसकी बात सुनकर तीनों सोचने लगे। विशाल ने आगे कहा, ये अंत नहीं, शुरुआत है। टू बी कंटिन्यूड। क्या करेगा आप शौर्य सच जाने के बाद? क्या वो अनिकेत को सच सबके सामने ला पाएगा? क्या होगा जब सिम्बा अपने पिता का सच पता चलेगा? शौर्य के साथ जो हुआ उसे जानने के बाद क्या सिम्बा कैसे रिएक्ट करेगा? आलसी जो गए हैं आप सब मुझसे भी ज़्यादा। कमेंट बॉक्स खाली छोड़ देते। ये मैडम के रिएक्शन है कि आलसी हो गए मुझसे भी ज़्यादा सब लोग और इसलिए कमेंट बॉक्स को खाली ही छोड़ देते हैं। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ दुआ और शौर्य के लिए लड़ना। जब विशाल ने कहा अंत नई शुरुआत है तो सभी के अनुराग की कई एक बात याद आने लगी। अब कोई शक नहीं था इसमें कि वो दोनों भाई हैं। तभी जब अनुराग जेल जा रहा था उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था और ना कोई गिल्ट, उल्टा वो तो मुस्कुरा रहा था और जाते हुए शौर्य को धमकी भी दी थी कि वो बहुत पछताएगा। सभी बातों को याद कर सबके चेहरे के भाव बदल गए। निरंजन से मिलने के बाद सिम्बा बहुत खुश था। आज उसे उसके पापा मिल गए थे। वो अनमय के साथ वापस आ रहा था। उसके मन में ढेरों सवाल चल रहे थे। अनमय ने उसे सोच में डूबे देखकर कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? उसकी बात सुनकर सिम्बा ने तुरंत टूटी और उसने अनमय को देखते हुए सवाल किया, आप लोग मेरे पापा को कैसे जानते हैं? सिम्बा के इस सवाल पे अनमय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुमने अपने डैड से क्यों नहीं पूछा? वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बता पाते। अनमय की बात सुनकर सिम्बा खामोश हो गया। उसे खामोश देखकर अनमय ने कहा, तुम्हें अतीत शौर्य के अतीत से जुड़ा है तुम्हारा अतीत। अनमय की बात पर सिम्बा उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। तभी अनमय ने उसे अतीत का सारा सच बताया, जिसे सुनने के बाद सिम्बा के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सोच में पड़ गया। उसे अब शौर्य का रूखा बिहेवियर याद आया। इतना कुछ अतीत में हो चुका था
और उसे इतना जरा सा भी एहसास नहीं था। ये सब सोचते हुए सिम्बा को माहिरा का ख्याल आया। वो कैसे रिएक्ट करेगी जब उसे अपने डैड के मौत का सच पता चलेगा। क्या उसका प्यार नफरत में बदल जाएगा? क्या वो उससे अब नफरत करने लगेगी? उसकी बुआ की वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। सिम्बा अंदर ही अंदर गिल्ट में भर गया। दूसरी तरफ जेल में अनिकेत की बात पूरी कर अनुराग बोला, तुमने सही कहा भाई, गलती कर दी, उस बच्चा समझकर छोड़ दिया। अगर उसे भी उसी रात मार दिया होता तो आज वो छोटा चूहा बड़ा होकर हमारे नाक में दम नहीं करता। तो फिक्र मत कर छोटे, मैं हूँ ना, अब मैं वापस आ गया हूँ। उसकी कहानी भी उसके बाप की तरह ही खत्म होगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। अनिकेत उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। उसकी बात पर अनुराग मुस्कुराने लगा। शौर्य ने मॉल उसके नाम कर दिया था, ये बात उनके लिए बहुत मायने रखती थी। शौर्य ने मॉल उसके नाम कर दिया था, ये बात उनके लिए बहुत मायने रखती थी। वो सभी बहुत खुश थी। सभी एक साथ मॉल देखने आई थी। शौर्य के कहने पे वो गार्ड को साथ लेकर आई थी और उन्होंने गार्ड को अपने साथ अंदर नहीं जाने दिया। उन्हें वहीं रुककर उनका इंतजार करने के लिए कहा। पहले तो गार्ड ने मना किया, पर दुआ के धमकी देने पर वो मान गए। वो सभी बातें करते हुए मॉल घूम रही थी। उनके होठों पर मुस्कुराहट बता रही थी कि वो कितनी खुश है। आयशा ने एक स्टोर की तरफ इशारा करते हुए पायल से कहा, हम ना वो वाली शॉप लेंगे। तभी उसकी बात पर चित्रा बोली, अरे नहीं यार, वो तो कॉर्नर में है। राइट, शॉप ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ सबकी नज़र पड़े, राखी ने सजेशन दिया। दुआ अब उन सब की बात पर बोली, यार ये पूरा मॉल ही हमारा है, कहीं भी किसी भी शॉप में अपनी ड्रेसेस सेल कर सकते हैं। बोलते हुए उसने माहिरा को हाई फाई दिया। माहिरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, राइट भाभी। उनकी आवाज़ ज़्यादा लाउड थी और वो सभी हंस हंस कर बातें कर रही थी, जिसकी वजह से उसके आसपास के लोग की नज़र उन पर ही जा रही थी और लोग इरिटेट हो रहे थे। वो एक हाई क्लास मॉल था जहाँ इस तरह का शोर शराबा अलाउ नहीं था। उनके शोर से परेशान होकर आसपास के स्टोर के ओनर ने उनकी कंप्लेन कर दी, क्योंकि उनके कस्टमर उन लोगों से अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे थे। तो सभी अभी बातें कर रही थी कि तभी वहाँ 4-5 गार्ड्स आए और उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनके साथ मॉल का मैनेजर भी आया था। मैनेजर एक लड़की थी जिसने ग्रे कलर की बिजनेस सूट पहना था। उसके लंबे बाल स्ट्रेट उसकी बैक और सलीके से बिखरे हुए थे, पर लाल रंग लिपस्टिक उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। उसकी स्कर्ट उसके घुटनों से भी ऊपर थी। उसकी लंबी गोल खूबसूरत टांगें उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। वो तीखी नज़रों से उन सभी को घूर रही थी। उसने अपनी काली आंखों से उन सभी को नीचे से ऊपर तक देखा। दुआ, पायल, राखी तीनों ने साड़ी पहनी हुई थी। आयशा, माहिरा और चित्रा तीनों ने अनारकली सूट पहना हुआ था। उनके कपड़ों को देखकर वो उनका स्टैंडर्ड समझ रही थी। हालांकि कपड़े ब्रांडेड थे उनके, पर उस मैनेजर की नज़र में साड़ी सूट वाली लड़कियां का स्टैंडर्ड बहनजी टाइप था, इसलिए उसने उनके ब्रांडेड कपड़ों को इग्नोर किया। उस मैनेजर को दुआ एक मिडिल क्लास लड़की लगी जिसका कोई लेवल ही नहीं था। जब उन सभी ने खुद को उस लड़की को ऐसे घुटते देखा तो वो सभी आपस में फुसफुसाने लगी। आयशा चित्रा के कान में बोली, ये हमें ऐसे क्यों देख रही है? तभी उसी की बात पर महिरा बोली, शायद इसने खुद से अपना ज़्यादा सुंदर लड़की पहली बार देखी है। इतना बोलकर वह मुस्कुराई और उसके साथ पायल और राखी भी हंसने लगी। तभी दुआ ने कहा, हमें नहीं लगता कि ये बात है, ये हमें देख नहीं रही है, हमें घूर रही है। तभी उस मैनेजर ने सामने खड़ी दुआ को उंगली पॉइंट करते हुए कहा, तुम सभी खुद यहाँ से बाहर जाओगी या तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं? उसके इतना कहते ही वो सभी हैरान रह गई। एक्सक्यूज़ मी, ये आप किस तरह बात कर रही हैं हमसे? दुआ ने कहा तो उसकी बात पर वो मैनेजर बोली, तुम जैसे लोगों से इसी तरह बात करनी है। ये एक हाई क्लास मॉल है, यहाँ वो लेडीज़ आती हैं जिसका स्टैंडर्ड होता है, पर तुम लोगों ने तो इसे पब्लिक प्लेस समझ लिया है और मुंह उठाकर घूमने चली आई। औकात भी है इस मॉल में एक शॉप से तुम्हारी कुछ खरीदने की? उस लड़की ने दुआ और बाकी सभी को सबके सामने बातों से ही मजाक बना दिया। वहाँ और भी इकट्ठी हो गई और वो भी सभी सामने हो रहे तमाशे को देखने लगी। पायल और चित्रा ने उसकी बातें सुनकर रहा नहीं गया तो वो उसके सामने आकर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हो तुम?
हमारी औकात की बात करने से पहले ये तो जान लो हम कौन हैं। उसकी बात पर वो मैनेजर मुस्कुराई और एक बार फिर जहरीले शब्दों का बाढ़ छोड़ते हुए बोली, बोल तो ऐसे रही हो जैसे इस मॉल की ओनर हो तुम। तभी एक शॉपकीपर ने बीच में कहा, हमने आपसे कंप्लेन इसलिए की थी कि आप इन लो क्लास लेडीज़ को यहाँ से बाहर निकालिए। इनकी वजह से हमारे कस्टमर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, पर यहाँ तो पहले से ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ गई। प्लीज़ मैनेजर इस मैटर को जल्दी क्लोज़ करें। आप शॉपकीपर के साथ 2-3 और लोगों ने कंप्लेन की तो मैनेजर फिर से उन सब का मजाक बनाते हुए बोली, देख लिया, ये है तुम सबकी औकात, और जल्दी से मॉल से निकलो और अपने लेवल की किसी लो क्लास मार्केट में जाकर शॉपिंग करो। उसकी बात से उन सबका गुस्सा और बढ़ गया। आयशा ने दुआ के कान में कहा, बस बहुत हो गया, बहुत कर ली इसने अपनी हमारी बेइज्जती। उसका साथ देते हुए राखी ने कहा, हाँ यार, इसने तो हमें ऐरा गहरा समझ लिया, इसे तो मैं भी अभी बताती हूँ। हाँ भाभी, जितना इसने सुनाया है ना, उसके बदले तो मैं इसके सारे दांत तोड़ दूंगी। माहिरा ने गुस्से में पंच बनाते हुए कहा। दुआ ने सबको समझाते हुए कहा, कूल डाउन गर्ल्स, इसने हमारी इंसल्ट की है और इसकी सज़ा तो इसे मिलकर रहेगी। इतना बोलकर वो 2 कदम चली और मैनेजर के नज़दीक आई और उसकी आंखों में देख बोली, तुम जानती हो ये मॉल किसका और इसके ओनर कौन है? दुआ की बात पर उस मैनेजर ने अपने कंधे से बालों को झटका और एटीट्यूड में बोली, ऑफ कोर्स, आज सुबह ही इस मॉल की जितनी कीमत है उसकी 3 गुना ज़्यादा देकर एसएसआर ने इस मॉल को खरीदा है। बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ रही थी। शौहर का नाम लेकर वो ब्लश कर रही थी। दुआ ने उसे ब्लश करते देखा तो अपनी भौहें चढ़ा ली। अच्छा तो बुलाओ उन्हें। उसके ये बोलते हुए मैनेजर उस पर हंसने लगी और हंसते हुए बोली, तुम हो कौन और ख़ुद को क्या समझती हो? एसएसआर यहाँ तुम्हारे लिए आएंगे? तुम जानती भी हो उनका एक एक सेकंड की कितनी कीमत है। मैनेजर की बात सुनकर दुआ ने कहा, यहाँ तब तक नहीं जाएंगे तब तक तुम्हारे बॉस एसएसआर नहीं आ जाते। दुआ ने दोनों हाथ बांधकर फुल एटीट्यूड के साथ कहा। पायल दुआ की बात पर धीरे से बोली, बुला बेटा, एक बार भाई आ जाए सबसे पहले तुझे ही नौकरी से निकलवाऊंगी। दिन में तारे नहीं दिखा दिए तुझे तो मेरा नाम पायल सिन्हा नहीं। गार्ड उन्हें बाहर निकालो। मैनेजर ने अपने साथ आए गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा। जैसे ही वो गार्ड दुआ को और सभी को छूने के हुए तभी दुआ और सभी ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। एक कदम और आगे नहीं, वरना हमें छूने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी तुम सबको। दुआ ने जैसे ही गार्ड से ये सब कहा वो डर गए। उन्हें डरते देखकर मैनेजर बोली, तुम सब रुक क्यों गए? इससे क्या डर रहे हो? इसकी इतनी औकात नहीं है मॉल की कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी भी पी सके। हमारी औकात? हमारी औकात कितनी है ये तुम्हें पता चल जाएगा। एक बार अपने बॉस को तो बुलाओ। अगर तुम उन्हें बुला नहीं सकती तो क्या हम तुम्हारी मदद करें? इतना बोलकर दुआ ने आयशा की तरफ हाथ बढ़ा दिया तो आयशा ने उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया। दुआ नंबर डायल करने लगी तभी मैनेजर ने उसके ऊपर हंसते हुए कहा, देखो जरा इस बेवकूफ़ लड़की को, इसे लगता है एसएसआर को बुलाएगी और वो इसके कहने पर आ भी जाएंगे। इतना बोलकर उसने दुआ के सामने चुटकी बजाई और हंसते हुए कहा, जागो मिस सिंड्रेला, ये तुम्हारा ड्रीम वर्ल्ड नहीं है। जो तुम चाहोगी वो हो जाएगा। जिसकी तुम बात कर रही हो वो एसएसआर है और उसका नंबर तो दूर की बात है, तुम्हारे पास उनके वॉचमैन का नंबर भी नहीं होगा। इतना बोलकर उसने दुआ के बगल खड़ी पायल से कहा, क्या ये पागल है? इसे पागलखाने में एडमिट करने की जगह तुम सब इसे अपने साथ लेकर क्यों घूम रही हो? अरे यार, हम क्यों इस बीच की इतनी बकवास सुन रहे हैं? दुआ एक बार बोल दे, मैं इसे काफ़ी औकात यहीं दिखा दूंगी। ये तुझे पायल बोल भी कैसे सकती है? सॉरी, ये तुझे पागल बोल भी कैसे सकती है? आयशा गुस्से में दांत पीसकर बोली। उसकी बात पर सबने सहमति जताई पर फिर भी दुआ ने सबको रोक दिया और उस लड़की से बोली, ओके आई अंडरस्टैंड, हमारे पास उनका नंबर नहीं है पर तुम्हारे पास तो है ना, फिर क्यों नहीं तुम उन्हें बुला लेती हो? दुआ का एटीट्यूड और उसकी टोन उस लड़की के गुस्से को बढ़ा रही थी। उसने अपने ब्लेज़र और पॉकेट से फ़ोन निकाला और
एक नंबर डायल किया जो कि शौर के असिस्टेंट का था। कॉल रिसीव होते उसने कहा, सर मैं उर्वशी बोल रही हूँ MNC मॉल से की मैनेजर। सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। बोलते उसने सारी बात बताई और शौर को यहाँ आने का रिक्वेस्ट किया। उर्वशी की बात पर असिस्टेंट ने उसे डांटते हुए कहा, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? इतने छोटे से मैटर के लिए सर वहाँ आएंगे? इस मैटर में तुम खुद ही हैंडल करो। सो टू बी कंटिन्यूड। आपको एपिसोड कैसा लगा जल्द से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।